चलिए आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों के विषय में। देखिए भारत एक विशाल भूभाग यानी भारत का एक विशाल भूभाग समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ है और इस पर कई बंदरगाह स्थित हैं। इसी कारण से यहाँ समुद्री व्यापार में पर्याप्त प्रगति हुई। सिंधु सभ्यता के लोग भी समुद्र के द्वारा अन्य देशों से व्यापार किया करते थे। एल बासम के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने समुद्री व्यापार में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन प्राप्त साक्ष्य इस काल में समुद्री व्यापार के प्रगति की ओर इशारा करते हैं। लोथल में कई खिलौने, रूपी मिट्टी के जहाज, नाव के अंकन वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सुमेर में उर नामक स्थान पर मक्कन, भग्गन, किल्हुआ लिखी हुई मिट्टी की टिकिया मिली है। मक्कन और भग्गन का संबंध बलूचिस्तान के समुद्री तट मकरान से है और किल्हुआ का पश्चिमी भारत से। तो इससे पता चलता है उर का सामुद्रिक मार्ग द्वारा मकरान और पश्चिमी भारत से संबंध था और इसी मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता था। साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि उर के व्यापारी अनेक देशों से व्यापार करते थे, जिनमें मिलुआ नामक एक जगह भी था जो कि भारत के उत्तर पश्चिम के एक बंदरगाह के रूप में पहचाना गया है। इस जगह पर तांबा, सोना, हाथी दांत, मोती, अनेक प्रकार की लकड़ियां और मेसोपोटामिया से लाए जाते थे। कुछ साक्ष्यों से तो यह भी ज्ञात होता है कि पश्चिम एशिया में सिंधु घाटी क्षेत्र से सूती कपड़े भेजे जाते थे। ठीक है, अगला क्या है? हड़प्पा सांस्कृतिक काल में भारत का सुमेर, एलम, टाइलोस से व्यापार होता था और हमें लोथल से जो डॉकयार्ड मिला है और मिस्र की जो वस्तुएं मम्मी जो लोथल से मिली हैं, इससे भी हमें पता चलता था कि हड़प्पा के लोग सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग का प्रयोग करते थे। वैदिक काल के व्यापारी स्थल और समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार करते थे। धनी व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था, उन्हें अपनी कंजूसी के लिए जाना जाता था। इसी कारण से उन्हें ब्राह्मणों का शत्रु माना गया है, कभी कभी गुलाम भी कहा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मणों के लिए वणिज शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में सामुद्रिक व्यापार अधिक होता था। आर्य समुद्र और नदियों की यात्रा करने के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का निर्माण करते थे। नदियों में चलने वाली छोटी नावों के लिए नौ शब्द का प्रयोग होता था। बेड़े यानी मद्रास के समुद्र तट पर चलने वाले टोनी नावों के लिए भी नौ शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से भी हमें सामुद्रिक व्यापार की जानकारी मिलती है, जैसे 100 डंडों वाले पोत यानी जहाज का उपयोग करके समुद्र से मोती पैदा करने वाले सीप लाए जाते थे। रालिंसन के अनुसार यूनानी कवि होमर के समय में कुछ यूरोपीय देशों से भारत के व्यापारिक संबंध थे और वस्तुओं का अदल बदल होता था। कृष्णदत्त वाजपेयी, NC बंदोपाध्याय ऐसे कई विद्वान हैं जिनका यह मानना था कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समुद्र तटीय देश जैसे असीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत का व्यापार होता था। बौद्ध ग्रंथों में भी व्यापारियों के समुद्र यात्रा करके धन कमाने का उल्लेख मिलता है और भड़ोच, जिसको बेरिगाजा कहते थे, और सुपारा के व्यापारी जहाज बेबीलोनिया जाते थे, जिनके द्वारा यूनान और भारत के मध्य व्यापार होता था। व्यापार के लिए वाराणसी और चंपा के व्यापारी ताम्रलिप्ति होते हुए स्वर्ण भूमि तक जाते थे। बुद्ध काल में भारतीय व्यापारी 6-6 महीने की लंबी यात्रा करते थे। ठीक है, वलाह हसन जातक में भी वाराणसी के 500 व्यापारियों का तंबपड़ी द्वीप के सीरीस वस्तु नामक नगर में पहुंचने और इस द्वीप की कल्याणी नदी का उल्लेख किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है उसमें भारत का लंका के साथ समुद्री मार्ग द्वारा संबंध था। भरुकच्छ के व्यापारी 600 यात्रियों के विशाल समूह के साथ एक लंबी यात्रा पे गए, जिसका वर्णन सुपारक जातक में मिलता है। इस यात्रा के दौरान 6 समुद्र मार्ग सामने आए। ये सभी तथ्य बेबीलोन, अरब, मिस्र, यूनान, भूमध्य सागर आदि के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत के व्यापारिक संबंध को दर्शाते हैं। पूर्व में कई देश जैसे स्वर्णभूमि, जावा, तंबपड़ी, कालमुख आदि के साथ समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार का उल्लेख महानिर्देश ग्रंथ में किया गया है। मिलिंद पन्हों में भी चीन के साथ भारत के समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार का वर्णन मिलता है।
भारत के व्यापारी पश्चिमी तट पर स्थित भरुकच्छ, सुपारक जैसे प्रसिद्ध बंदरगाहों से हड़प, बेबीलोन, ताम्रलिप्ति, स्वर्ण भूमि की यात्रा करते थे। माना गया है कि व्यापारियों के इसी रास्ते से होकर के काबुल तक व्यापारिक संबंध थे। कौटिल्य के द्वारा दो प्रकार के जल मार्ग बताए गए। प्रथम कूल पथ, समुद्र का तटवर्ती पथ, एवं संयान पथ यानी पानी के मध्य से गुजरने वाला पथ। तो क्या है कूल पथ और संयान पथ। तो समुद्री लुटेरों के भय के कारण तटवर्ती पथों को संयान पथ से उत्तम माना जाता था, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में अनेक व्यापारिक नगर बसे होते थे। मध्य समुद्र के मार्ग के स्थान पर तटीय मार्ग सुरक्षित होने के कारण व्यापार के लिए अधिक अवसर भी प्रदान करता था। कई बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान, अवदान शतक, महावस्तु, जैन ग्रंथ और संगम साहित्य और कई भारतीय विदेशी शासकों के सिक्के, अभिलेख मौर्योत्तर काल के सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग को पुष्टि करते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टालमी के ज्योग्राफी से प्रथम और द्वितीय सदी के समुद्रिक व्यापार के का मिलता है, प्रमाण मिलता है। पेरिप्लस के अनुसार समुद्री व्यापार का नियंत्रण राजा के हाथ में होता था। समुद्री मार्ग से लाई गई वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था भी राजा ही करता था। भृगुकच्छ का राजा बंदरगाह पे आने वाले विदेशी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए अपने राज्य के मछुआरों की नियुक्ति करता था। चीन, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के देशों के साथ पश्चिमोत्तर भारत के व्यापारी अरेबिया, लाल सागर, अलेक्जेंड्रिया के साथ साथ पश्चिमी दक्षिण भारत के व्यापारी व्यापार करते थे। 47 एडी में हिप्पालस नाम के व्यक्ति के द्वारा जब मौसमी मानसूनी हवाओं की खोज की गई, जिसके कारण समुद्री व्यापार अत्यधिक समृद्ध हुआ, पेरिप्लस ने भृगुकच्छ को दक्षिणापथ के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना है। इसी के दक्षिण में स्थित सुरपारक और सिंधु के मुहाने पर स्थित बारबेरिकम से भी इस काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह माने गए। इसके अलावा रोस्क का बंदरगाह भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसे कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित माना गया है। ताम्रलिप्ति दक्षिणापथ के पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ से पूर्वी देशों को गंगा यमुना के मैदान की वस्तुएं भेजी जाती थी। मिलिंद पनहुम लेख है कि भारतीय जहाज यहाँ से सिकंदरिया, पूर्वी द्वीप समूह, गुजरात, काठियावाड़, चीन आदि प्रदेश को जाते थे। मेसोपोटामिया के साथ साथ भारत 3 मार्गों से व्यापार करता था। पहला मार्ग तो सिंधक, गैड्रेसिया और ईरान के समुद्र तट के सहारे जाता था, और कुछ मार्ग स्थल के द्वारा खुद समुद्र के द्वारा था। व्यापारी गांधार से बैक्ट्रिया और वहाँ से कैस्पियन सागर, काला सागर पार करके पश्चिम एशिया पहुँचते थे, और तीसरा मार्ग सिंध से ईरान तक का संपूर्ण स्थल मार्ग था। ठीक है, तो समुद्र व्यापार की प्रगति गुप्त काल में अधिक हुई। सिंध, कल्याण, देवल, भृगुकच्छ, सुरपारक, सूरत आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कल्याणी भृगुकच्छ से प्रारंभ होकर के जल मार्ग फारस की खाड़ी होता हुआ मिस्र को जाता था। फायान के अनुसार जब वह वापस समुद्री यात्रा करके चीन लौट रहा था, तो उसके साथ कई वैष्णव धर्म के अनुयायी भी थे, जो उसे जहाज से उतारना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि बौद्ध चीनी यात्री होने के कारण जहाज में तूफान आया है। न्यायाधम कथाओं में चंपा के व्यापारियों के द्वारा 13 बार लवण समुद्र पार किए जाने का विवरण मिलता है। इस काल में भी भारत का व्यापार मलय प्रायद्वीप, श्रीलंका, चीन, मिस्र, ईरान आदि से पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय बंदरगाहों के द्वारा होता था। पश्चिमी देशों में सामुद्रिक व्यापार में श्रीलंका की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। जहाज ताम्रलिप्ति से श्रीलंका जाते थे और श्रीलंका से सामान लेकर कल्याण, मालाबार, सिंध के बंदरगाह में आते थे, और यही बंदरगाह बाद में हमको पांड्यों, चेरों और चोलों के समय में दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि चोल शासक राजराज और राजेंद्र चोल ने विशेष रूप से सामुद्रिक व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए, ठीक है, जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप पर अधिकार किया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग का यह टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।